नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस सेशन में हम यानी कि आर्ट एंड कल्चर के सेशन में लेक्चर 15 को देखने वाले हैं। यदि लास्ट लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे थे अपने मध्यकालीन स्थापत्य कला को, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला, मुगल कालीन स्थापत्य कला और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत की स्थापत्य कला को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। आइए देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, आधुनिक भारत की स्थापत्य कला। आज हम क्या आधुनिक भारत की स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के साथ ही भारत की वास्तुकला पर पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कला का प्रभाव देखा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीता आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के आने के साथ ही, औपनिवेशिक कंपनियों के आने के साथ ही उनके साथ साथ उनकी शैली भी आई। धीरे धीरे उनकी शैली का प्रभाव इतना बढ़ने लगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि मुगलों का जो है वो आपको शैली का प्रभाव कम से कम और धीरे धीरे का समाप्ति देखने को मिलने लगती है। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपको वहां पर भारतीय वास्तु की जो स्थापत्य कला है उस पर इनका प्रभाव देखने को मिलने लगा। देखिए इसमें कह रहा है कि आधुनिक स्थापत्य पर यूरोपीय प्रभाव की बात कर रहा है, हमने वही शुरुआत की बात की है। तो यहाँ पर पुर्तगाली प्रभाव की यदि हम बात करें तो देखिए पुर्तगालियों की जो शैली थी, जो उनकी स्थापत्य कला थी, उसका किस प्रकार से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला है। देखेंगे कि पुर्तगाली भारत में वास्तुकला की आइबेरियन शैली लेकर आए। कौन सी शैली लेकर आए? आइबेरियन शैली लेकर आए। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आइबेरियन शैली में आंगन ग्रहों और बैरोक चर्चों का प्रचलन जो है वो शुरू हो गया। यूरोपियों ने देखा कि कैसे भारत की भौगोलिक स्थितियां हैं, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने आंगन ग्रहों को बनवाना शुरू किया, ताकि वो सहज और वो जो है कंफर्टेबल वहाँ पर महसूस कर सके। ऐसे भवनों का उन्होंने निर्माण कराना शुरू किया। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण इमारतों में देखेंगे गोवा का सेंट जो कैथेड्रल चर्च है, और वासिलिका जो चर्च है, और सेंट पॉल चर्च जो द्वीप इत्यादि है वो इसमें सम्मिलित किए गए। तो उदाहरण के तौर पर आप अगर पुर्तगालियों के यहाँ पर स्थापत्य की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के आपको उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसमें से एक आपको ये इमेजेस के थ्रू यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रांसीसी प्रभाव। अब देखते हैं कि भारतीय स्थापत्य कला पर फ्रांसीसी प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। इन्होंने क्या क्या वहाँ पर जो है वो चेंजेस कराए अपनी शैली के अनुसार, वहाँ पर किस तरह के भवनों का निर्माण कराया। आइए देखिए, यहाँ पर फ्रेंच भारत में शहरी योजना, पहली बार आप देखेंगे कि अर्बन प्लानिंग की जो योजना थी, वो अवधारणा थी, वो पहली बार यहाँ पर फ्रेंच भारत में लेकर आए। ठीक है, इनके द्वारा वसाए गए शहरों में जैसे पांडिचेरी या जो हम पुडुचेरी देखते हैं वो हो गया। चंदन नगर, चंद्रनगर का निर्माण इन्होंने कार्टेशियन ग्रिड, बेसिकली ग्रिड योजना में इसको कराया। और देखते हैं कि वैज्ञानिक वास्तुकला के उपयोग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। किसके द्वारा करवाया गया? फ्रांसीसियों के द्वारा करवाया गया था। आप इसकी चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया गया है। इसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शक्तियों का और ज्यादा प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने भव्य, आप देखेंगे बहुत ही बड़े और भव्य भवनों का जो है वो निर्माण कराना शुरू किया गया। अब देखिए बृहद और भव्य की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी शक्ति, ये आर्थिक मजबूती को भी दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया गया था। इस शैली में आप देखेंगे कि जो पहले जो आगे का भाग है, ये फ्रंट है, इसको ज़्यादा अलंकरण इस पे नहीं किया गया, ज़्यादा जो है सजावट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसको सिंपल रखा गया। आप देखा ना, अत्यल्प यहाँ पर अलंकरण की बात की गई है। पुडुचेरी में जीसस का सेकेंड हार्ट चर्च और चंद्रनगर का आप देखेंगे सेकेंड हार्ट चर्च फ्रांसीसियों द्वारा भारत में स्थापित वास्तुकला के प्रमुख उदाहरणों में से कुछ ये उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने बाहर किसी साज सज्जा का बहुत ज़्यादा उस पर ज़्यादा जो है फोकस नहीं किया, सिंपल आप बोल सकते हैं सरलीकरण करके उन्होंने यहाँ पर ऐसे चर्चों का निर्माण कराया था। ब्रिटिश प्रभाव की यदि बात की जाए, देखिए जैसे जैसे समय बदला, ब्रिटिशर्स का जब आगमन होना शुरू हुआ तो देखेंगे कि अब भाई वो आए तो उनके साथ उनकी क्या ये संस्कृति भी आई है, उनके समाज के कुछ तत्व भी देखने को मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? उनके व्यक्तित्व के द्वारा, उनके कुछ कार्यों के द्वारा, उनके कुछ रणनीतियों के द्वारा, और कुछ उनके ऐसे भवनों में निर्माण में आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ब्रिटिशों के आगमन पर देखेंगे कि भारत में वास्तुकला की एक नवीन शैली का जन्म होना शुरू हुआ, जिसे हम गोथिक शैली के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रिटिश प्रभाव को देखेंगे गोथिक शैली के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में पीटी में या स्पेसिफिकली बात करूँ पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। गोथिक शैली में भारतीय वास्तुकला के साथ साथ समावेश ने इंडो गोथिक शैली को जन्म दिया। अब देखिए
गोथिक शैली की बात करें तो इंडो गोथिक मतलब कुछ भारतीय वास्तुकला के तत्व और यहाँ पर कुछ गोथिक यानी कि ब्रिटिश प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है उनके भवनों पर। वैसे ही जैसे हम इस्लामिक के स्थापत्य कला की बात करते हैं, जैसे इंडियन भारतीय वास्तुकला और जो मुस्लिम जो इस्लामी वास्तुकला उसकी बात की गई थी, तो उसी तरह से यहाँ क्या है, इंडो गोथिक शैली आपको देखने को धीरे धीरे आगे मिलती रहेगी, जिसे हम विक्टोरियन शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्टोरियन शैली भी कहते हैं। 1911 के बाद अंग्रेजों ने भारत में स्थापत्य कला की एक नई शैली को जन्म दिया जिसका नाम था नव रोमन स्थापत्य कला। देखिए, नव रोमन स्थापत्य कला में एक दो चीजें हैं जो आपको महत्वपूर्ण है और ध्यान देनी होगी। आप देखेंगे जैसे नव रोमन स्थापत्य कला के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नई अन्य शैली का यहाँ पर जन्म हुआ। तो इसमें क्या विशेषताएं थी? आप देखेंगे कि यह जो वास्तुकला थी इसमें सभी शैलियों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे जो पश्चिमी जो वास्तुकला की डिजाइनें हैं उनका भरपूर प्रयोग किया गया था यहाँ पर भवनों को बनाने में। वहीं देखते हैं यहाँ पर औंधे और उल्टे जो ऊपर उठे हुए गुंबद होते हैं उल्टे कटोरे के समान, उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया। अगर हम उदाहरणों के तौर पर देखें तो राष्ट्रीय भवन और आप देखेंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, उसमें आप जो गुंबद देख रहे हैं वो कुछ उसी प्रकार के शैली के आधार पर वहाँ पर बनाए गए। नव रोमन स्थापत्य कला के ही कुछ वहाँ पर प्रमुख उदाहरणों में आप वो गुंबदों को इस रूप से देख सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए आइए आगे क्या कह रहे हैं इसमें। आधुनिक स्थापत्य कला की अब शैलियाँ कौन कौन सी इसको ध्यान देख लेते हैं। जैसे हमने बाकी स्थापत्य कला में शैलियों को पढ़ा, वैसे यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इंडो गोथिक शैली अभी हमने पढ़ा था, ब्रिटिश प्रभाव में आप देखें गोथिक शैली का जो है वहाँ पर जन्म हुआ, विकास हुआ, उसमें इंडो गोथिक शैली स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। देखेंगे इस शैली में भारतीय और फारसी शैलियों का समावेशन है। ऐसा क्यों कहा गया? देखेंगे कुछ भारतीय शैली के भी साक्ष्य इनको बनाते हुए मिले हैं, जैसे उनकी छतरी हो गई, उनको गुलदस्ते के रूप में वहाँ पर आपको देखेंगे पिलर्स मिलते हैं, उनके गुंबदों का जो निर्माण वो जो गुंबदों का जो साक्ष्य है वो सब चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलती हैं। देखिए इस शैली में भवनों की संरचना अत्यंत विशाल थी। वही मैंने बताया क्यों आप ब्रिटिश प्रभाव जब आप पढ़ रहे थे तो उनकी शक्ति का कहीं ना कहीं वो प्रतीक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बड़े और बृहद भवनों का निर्माण कराना शुरू हो गया था। और बात ब्रिटिशर्स की है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। इंडो इस्लामिक शैली तुलनात्मक रूप से इंडो गैथिक शैली की इमारतों की दीवारें पतली और मेहराब नुकीले होते थे। आप देखेंगे जो इंडो और आपकी इस्लामिक जो शैली थी उसमें दीवारें मोटी होती थी और गुंबद जो उनके बनाए जाते थे काफ़ी हैवी और बाहर उभारदार बनाए जाते थे, नुकीले इतने नहीं थे। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, पिछली बार जो इंडो आपकी इस्लामिक शैली थी उसके कंपैरिजन में इसके मेहराब, यहाँ पर गुंबद की तो बात मैंने की ही थी, मेहराब इनके नुकीले और दीवारें इनकी पतली और विशाल खिड़कियों का इसमें उपयोग होने लगा था। काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई जाने लगी थी, उनके मेहराब काफ़ी नुकीलेदार आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जबकि इंडो इस्लामिक में ऐसा नहीं था। तो एक विशेषता है जो वहाँ से भिन्न है, ये दीवारें यहाँ की पतली हैं, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। इंडो गोथिक शैली में आप देखेंगे उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग के मानदंडों का पालन किया गया, साथ ही साथ इसमें इस्पात और कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया। जबकि पहले जो इंडो इस्लामिक में आपने देखा था कि वहाँ पर जो है वो बलुआ पत्थर इन सब चीज़ों का संगमरमर का प्रयोग किया जाता था, जबकि यहाँ देखिए इस्पात और कंक्रीट पत्थर का भी। और क्या बोल रहे हैं कि उन्नत संरचनात्मक रूप से इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर इंजीनियरिंग के मानदंडों का भी यहाँ पालन किया गया था। इंडो गोथिक शैली में बनी इमारतों के मुख्य रूप से आप देखेंगे कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपका विक्टोरिया मेमोरियल है। ठीक है, इसको देखिए जरा ध्यान से किस प्रकार से इसमें कुछ आपको इंडियन भारतीय जो वास्तुकला है उसके तत्व देखेंगे, कुछ आपको यहाँ पर इस्लामिक तत्व भी देखने को मिलेंगे, कुछ आपको इसमें क्या बोलते हैं ब्रिटिश प्रभाव जो इंडो गोथिक शैली उसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, पतली दीवारें हो गई, ये सब चीज़ें। आप देखेंगे कि बाद के वर्षों में नव गोथिक कला तथा इंडो सार्सेनिक शैली का विकास यहाँ पर होना शुरू हो गया था। नव गोथिक कला के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि जो इंडो सार्सेनिक शैली है उसका विकास होना शुरू हो गया था। तो देखिए इसको इस तरह से समझते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया, ये सार्सेनिक शैली की जो बात कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन देखेंगे तो समझेंगे, इसमें हिंदू इसकी बात कर रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण है। ये जो सार्सेनिक शैली है इसमें हिंदू मुस्लिम और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, जैसे गुंबदों के जब फॉर एग्जांपल आप देखते हैं गुंबद हो गए, छतरियाँ हो गया, जालियाँ हो गया, मेहराब हो गए, ये सब क्या कुछ इसमें हिंदू वास्तुकला के तत्व हैं, कुछ मुस्लिम जैसे गुंबद हो गए, मेहराब हो गए, ये सब मुस्लिम वास्तुकला के तत्व। पश्चिमी की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर जालियाँ आप देखेंगे कि इंडो इस्लामिक में भी देखी गई थी, यहाँ पर पतली दीवारों का जो इस्तेमाल किया गया है वो आप देखेंगे कि पश्चिमी तत्व भी पाए गए। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो पश्चिमी तत्वों के उदाहरणों के रूप में आपको जो भवन बनाए गए हैं कुछ इस प्रकार से उसमें देखने को
मिल जाते हैं। ठीक है, इस शैली में सार्वजनिक भवनें, जैसे अब जो ये सारी शैलियों का मिश्रण करके जो चीज़ें बनाई गई हैं उसमें कौन कौन से हैं सार्वजनिक भवनों की यदि हम बात करें तो देखते हैं रेलवे स्टेशन, डाकघर, विश्राम गृह, सरकारी कार्यालय इत्यादि का यहाँ पर निर्माण हुआ ब्रिटिश शासनकाल में, जब आपको यहाँ पर इंडो गौथिक शैली देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार के उदाहरण आपके सामने वहाँ पर देखे गए हैं। चलिए, बोल रहे हैं कि आइबेरियन और यहाँ पर गोथिक स्थापत्य कला में हमें अंतर बताना है। ध्यान दीजिएगा, गोथिक स्थापत्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात की जाए, ब्रिटिश प्रभाव की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुर्तगालियों की बात की जा रही है कि पुर्तगालियों के द्वारा किस प्रकार के भवन निर्माण का प्रयोग हुआ, सामग्री किस प्रकार की यूज हुई, उनके संरचनात्मक विविधता क्या क्या देखी गई है, उनका यहाँ पर तुलनात्मक हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखिए, आइबेरियन स्थापत्य कला में पुर्तगालियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः ईंट का प्रयोग किया गया था। देखिए, गोथिक स्थापत्य कला की यदि बात करें तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर और अपरिष्कृत चूना पत्थर का उपयोग यहाँ पर किया जाने लगा था। यही डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में जब इसको डिटेल में पढ़ा था तो बताया था। यहाँ पर देखेंगे, पुर्तगालियों ने किसी संरचनात्मक विविधता को नहीं अपनाया बल्कि पश्चिमी परंपराओं को जारी रखा। देखिए, जब पुर्तगाली प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला, जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या किया, भवन निर्माण में सारा विदेशी प्रभाव को ही वहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया था। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर जब अब ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं ना, इस पर 2013 या 14 में आप देखेंगे, अभी हम डिस्कस भी करेंगे 12 या 13 में, तो यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया है। तो इन सब चीज़ों को जब आपको पता होगा ना, तभी ये प्रश्न वहाँ लिख पाएंगे। हो सकता है पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ लें, हो सकता है कुछ इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंग्रेज़ों ने भारतीय रूपांकनों और शैलियों को अपनाया जिससे इंडो गोथिक शैली का विकास हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, ना केवल विदेशी तत्वों को, अपने ब्रिटिशी तत्वों को, इंडो गोथिक शैली को ही, बल्कि कुछ इंडियन जो भारतीय वास्तुकला के तत्व थे उनको भी लिया। उसी आधार पर आपने देखा, जैसे अभी बताया हमने कि उसमें जैसे आपका राष्ट्रपति भवन हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसमें भी कुछ इस तरह के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। सरकारी कार्यालय हो गए, ये सब चीज़ें क्या थी, अभी उदाहरण के तौर पर समझा था हमने। देखिए, अब यहाँ पर नव रोमन शैली, अभी मैंने आपको नव रोमन शैली के बारे में बताया था, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या है कि प्रचलित जो भारत में प्रचलित स्थापत्य कला की सभी शैलियों का सम्मिश्रण इसमें किया गया, किसमें, नव रोमन शैली में। चाहे वो आप देखेंगे किस किस चीज़ों की बात कर रहे हैं। इस शैली में बेसिकली आप देखते हैं यहाँ पर प्राच्य रूपांकनों का व्यापक मात्रा में प्रयोग किया गया था। यहाँ पर विदेशी प्रभाव भी आपको अधिकतर देखने को मिलेगा कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, इस शैली में बनी इमारतों में जालियों से युक्त डिजाइनों का निर्माण किया गया, जो मुगल कालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है। किसका, अब मैंने बताया था जब हमने इंडो इस्लामिक पढ़ा था, तो आप देखेंगे उसमें जालियों का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उनके भवनों को बनाने में। ठीक है, जो अगर हम इस्लामिक धर्म में देखें तो प्रकाश को लेकर कुछ इस तरह से जालियाँ वहाँ पर बनाई जाती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मुगल कालीन कुछ विशेषताओं में से जैसे जालियों को बनाना इनके भवन निर्माण में उसको रखा गया है। ठीक है, देखते हैं शैली के अंतर्गत एडविन लुटियन और हर्बर्ट वेकर द्वारा दिल्ली में अनेक भवनों का इमारतों का निर्माण किया गया। उनमें से कुछ इस राजपथ का एरिया में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से चीज़ें बनी हुई हैं, भवन बने हुए हैं। आइए, स्वतंत्रता के बाद अब हम स्थापत्य कला की बात करें। सारी चीज़ें हो गई भाई, आप देखेंगे पुर्तगालियों ने किस प्रकार बनवाया, फ्रांसीसियों की बात करें तो किस प्रकार से उनकी शैली के भवन यहाँ पर देखने को मिले, उनका प्रभाव देखने को मिला, उनके तत्व देखने को मिले हैं। इसके बाद देखते हैं कि फिर ब्रिटिशर्स की बात कीजिए, फिर देखते हैं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति कैसी हुई, किस प्रकार से भवनों का निर्माण, सब चीज़ें वास्तुकला हुई, क्या देखा गया। इस काल की वास्तुकला किसी विशेष शैली से बंधी हुई नहीं थी। अब स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं तो देखिए, आज़ादी सिर्फ व्यक्तियों की ही नहीं बल्कि इन शैलियों से भी आपको वो आज़ादी कहीं पर देखने को मिल सकती है, पूरी तरह से तो नहीं। ये यहाँ की ये शैलियाँ थी जो विज्ञान और आधुनिक निर्माण तकनीकों के अनुरूप थी, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर बड़ा सा पिक्चर आपको दिया गया है, देखिएगा ज़रा इसको। ठीक है, इसके बाद कहते हैं इस काल में वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा डिज़ाइन चंडीगढ़ नगर है, जो उनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, चंडीगढ़ नए भारत का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया और स्वतंत्र भारत के बाद की अवधि में आप देखेंगे आर्किटेक्ट्स और जनता को आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रेरित करता है। जबकि जो पुरानी वास्तुकला में आप देखेंगे जब उनका प्रभाव देखा जाता था तो उसमें क्या होता था, एक ही
समाज से उनके अनुरूप ही सारी चीज़ें बनती आ रही थी, उन्हीं के अनुसार जो शैलियाँ थी उसी के तत्व उसमें लिए जाते थे। लेकिन बड़ा बदलाव आप देखेंगे जो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर थे उनके द्वारा चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया गया। तब क्या हुआ, आप देखेंगे नए भारत का एक शक्तिशाली जो आप देखेंगे एक स्टेट के रूप में यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में उभर कर आया। इसके बाद है कि इस समय के प्रमुख वास्तुकारों की बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉरी बेकर और गोवा के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। ये देखिए लॉरी बेकर वास्तुकार जो हैं और इसके बाद वास्तुकार जो चार्ल्स कोरिया जी हैं उनके पिक्चर्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। देखिए ये लॉरी बेकर के ऊपर काफ़ी एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी मेंस में, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिए क्योंकि यही आपके आने वाले अभी क्वेश्चन में मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं लॉरी बेकर। ऐसा क्यों हम इनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इन्होंने भवन निर्माण की बात जब आती है, वास्तुकला की जब बात आती है तो इनको हम नहीं छोड़ सकते, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव आपको वहाँ के भवनों में देखने को मिलेगा जो इन्होंने सजेस्ट किया है। देखिए लॉरी बेकर को भारतीय वास्तुकला का विवेक रक्षक और भारतीय वास्तुकला के गांधी के रूप में जाना जाता है। अभी हम इसको और समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ की बहुत लाइंस आपको काम आने वाली हैं। देखिए उन्होंने ब्रिटिश प्रभाव के विपरीत स्थानीय वास्तुकला की प्रथाओं को अपनाने और स्वदेशी तरीकों को आधुनिकता में बदलने पर बल दिया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आपने सारी शैलियों के प्रभाव देखे तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं भाई हमारी जो पारंपरिक जो वास्तुकला एक है, जो भारतीय वास्तुकला एक है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखेंगे कम होने लगी थी। फिर उनका कहना था कि क्यों ना हम आधुनिकता को एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी थोड़ी परंपराओं को साथ में हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एक जो स्वरूप बनेगा वो जो मिश्रित स्वरूप बनेगा वो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों, यहाँ की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भवनों का निर्माण होगा तो सभी के लिए वो काफ़ी जो है वो सभी उसमें सहज और अनुकूल महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए ये सब कहने का प्रयास किया है इन्होंने। देखते हैं कि बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किफ़ायती घरों को निर्माण कराने पर अधिक बल दिया। बेकर वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल भवनों का निर्माण कराया। अगर हम पिक्चर देख रहे होंगे एक उदाहरण के तौर पर किस तरह से देखिए पर्यावरण के जो रक्षक की बात करें, देखिए कैसे पेड़ है बीच में, उस तरह से जो है भवन का डिज़ाइन उन्होंने दिया ताकि पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचे। यदि कोई वृक्ष, यदि कोई ऐसी चीज़ है वहाँ पर तो उसको भी क्षति ना पहुंचे, हमारा भी काम हो सके। देखिए कुछ उदाहरण के तौर पर यहाँ पर इस तरह से पिक्चर दिया है। इन्होंने इस्पात और सीमेंट की खपत कम करने के लिए पूरक स्लैब निर्माण अवधारणा को अपनाया था। देखिए बोला ना कि इसमें पूरक स्लैब निर्माण, इसमें देखेंगे कि आप जैसे ईंट हो गए, ठीक है, लैंडस्केप में जो आप देखेंगे कोट हो गए, जालियाँ हो गई, आप देखेंगे कि जो यहाँ पर छतें हो गई, ढलान श्रेणी वाली छतों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है पूरब शैली का निर्माण की अवधारणा को इन्होंने अपनाया। उदाहरण की यदि बात करूँ तो केरल के सामूहिक आवास परियोजना बेकर के प्रमुख वास्तुकलात्मक उदाहरणों में से एक प्रमुख है। आप चाहें तो इसे नेट पर भी देख सकते हैं, केरल की सामूहिक आवास परियोजना के बारे में वहाँ पर दिया गया होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स इसको कवर कर लिया है। अब हम समझते हैं इसका जो प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये भी ज़रूरी है, प्रश्न जो पूछा गया आपका यूपीएससी मेंस 2012 में इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा क्यों इंपॉर्टेंट, एज इन कि आप समझेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे रहती है, समझेंगे कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या हिंट्स है, क्या कीवर्ड्स है जिनको हमें हाईलाइट करना है, उनको जो है पॉइंट आउट करना है और उसको हमें यहाँ पर लिखना है। लिखना मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, ताकि आप एग्जाम में वो गलती ना करें। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि लॉरी बेकर, ध्यान दीजिएगा, लॉरी बेकर के भारतीय वास्तुकला का विवेक रक्षक क्यों कहा जाता है। यहाँ 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। एक लॉरी बेकर को बोला गया है और भारतीय वास्तुकला का विवेक रक्षक क्यों कहा जाता है, हमें इसको समझना है बेसिकली। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें समझना होगा यहाँ पर जो टर्म दिया गया है ये विवेक रक्षक, ये विवेक रक्षक क्या होता है, इनको क्यों कहा गया हम बाद में समझेंगे। विवेक रक्षक क्या है उसको हमें समझना है। देखिए विवेक रक्षक की यदि हम यहाँ बात करें वास्तुकला के संदर्भ में तो कुछ यूँ है कि संरक्षणकर्ता कह सकते हैं हम। जैसे आप देखेंगे कि आधुनिकता के दौर में नई नई शैलियों का प्रभाव यहाँ पर वास्तुकला पर देखने को मिलता रहा, जिसके कारण क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि हमारी जो परंपरागत वास्तुकला की जो शैली है कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ने लगी। अब उसको भी कंटिन्यू आगे फॉरवर्ड करने के लिए भाई उसका अपना रोल है, उसकी अपनी विशेषता है, क्योंकि वो यहाँ के समाज के अनुरूप ही चीज़ें
चली आ रही है, तो हम उसको क्यों पीछे छोड़े। तो यहाँ पर विवेक, जो आप बता रहे विवेक रक्षक हैं, तो इन्होंने क्या किया, अगर हम ना केवल आप देखेंगे लॉरी बेकर की भी बात करूँ, सिर्फ विवेक रक्षक को समझे, तो संरक्षणकर्ता के रूप में इन्होंने यहाँ देखेंगे कि जो आपकी परंपरागत आपकी जो शैली थी वास्तुकला, उसको भी ध्यान में रखते हुए आधुनिकता के कुछ तत्व को आत्मसात किया और आधुनिकीकरण के साथ चलते हुए नए ऐसे भवनों का निर्माण किया जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप एकदम अनुकूल थे। क्लियर हो गया है। तो विवेक रक्षक के रूप में कुछ इस तरह से है। अब बात करते हैं लॉरी बेकर की। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर इसको समझना है, ये आपका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लॉरी बेकर के बारे में बेसिकली बोला गया है पूरी चीज़ें। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कि पारंपरिक निर्माण विधियों के ये अग्रणी थे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लिखते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे लॉरी बेकर जो है वो भारतीय वास्तुकला के गांधी कहे जाते हैं। आप देखेंगे कि जो बाकी के जो वास्तुकार हैं उन्होंने भारतीय परंपरा को या विदेशी परंपरा को जो है वो कहीं ना कहीं विदेशी परंपरा को इतना ज़्यादा उन्होंने हावी कर लिया था अपने भवन निर्माण पर। इन्होंने इस पर फोकस किया और बताया कि भाई भारतीय परंपरा के साथ आधुनिकता में जो शैलियाँ हैं उसके साथ साथ भारतीय परंपरा की शैलियों को भी हमें आगे लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप ही हमें भवनों का निर्माण करने पर इन्होंने जोर दिया। ये चीज़ें हम इंट्रो में लिख सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, इसके बाद मेन बॉडी की बात करें कि भारतीय वास्तुकला का विवेक रक्षक क्यों कहा जाता है, ये हो गया। फिर इसके बाद मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, ये सेकेंड जिस पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर इलॉबरेट करेंगे। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए हमने यहाँ पर लॉरी बेकर के बारे में यहाँ पर बता दिया कैसे इन्होंने परंपरागत जो हमारी शैली है उसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाई आधुनिकता को भी उसमें मर्ज किया जाए और इस तरह से भवनों का निर्माण किया जाए। अब मेन बॉडी में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, कि भारतीय वास्तुकला का विवेक रक्षक क्यों कहा जाता है, ऐसे क्या एलिमेंट्स की बात की इन्होंने, ऐसे क्या इन्होंने जो है पॉइंट्स हमें बताए, क्या चीज़ें सजेस्ट की जिसके आधार पर इनको विवेक, इसका जो है विवेक रक्षक कहा गया। देखिएगा जैसे आप देखेंगे इसमें, जैसे पॉइंट्स के रूप में यदि मैं बात करूं तो इन्होंने जो है वो स्वदेशी या हम कह सकते हैं स्थानीय ज्ञान का इन्होंने उपयोग किया। कहते हैं कि देखिए हम आधुनिकता को अपना रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की प्रथाएँ हैं, जो स्वदेशी जो शैलियाँ उनको भी हम एक्सेप्ट करें, उनके तत्व को भी लें, ताकि हमें पता रहे हर व्यक्ति की ज़रूरत के अनुरूप हम उस भवन का निर्माण करें। अब देखिए उदाहरण के तौर पर कहीं मान लीजिए ठंड पड़ रही है, उसने विंटर्स में मतलब किसी अन्य देश में क्या हुआ विंटर्स हैं और वहाँ पर स्वेटर पहना हो, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर अगर विंटर्स नहीं, यहाँ समर्स चल रहे हैं तो भी आप स्वेटर पहने। देखिए समझ पा रहे हैं ना, उनकी ज़रूरत उनके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनके सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप ही वो डिसाइड करेंगे उनको स्वेटर पहनना है या नहीं। वैसे ही हमारे का समर सीजन चल रहा है तो हम डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी की क्या नीड है। उसी तरह से कहा है कि सिर्फ देखिए आधुनिकी तत्वों को हम ना शामिल करें, उसके साथ साथ हम अपनी परंपरागत स्थानीय शैलियों को भी इसमें शामिल करें। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इसमें भारतीय समाज और संस्कृति की इनको समझ थी, तो उन्होंने कहा उसका भी सही उपयोग होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में क्या है कि हर प्रकार का व्यक्ति, किसी की इनकम कितनी है, किसी की इनकम कितनी है, किसी की जो संस्कृति कुछ अलग है, इसकी संस्कृति कुछ अलग है, इसका रहन सहन कुछ अलग है, तो हर व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपनी पॉकेट उन सब के को देख के ही अपने भवनों का निर्माण कराए। इन्होंने इसीलिए किफ़ायती भवनों की बात की कि उसकी सौंदर्यता को इतना विशेष ध्यान ना दिया जाए, बल्कि उसकी उपयोगिता पर अधिक बल दिया जाए। इसीलिए मैंने आपसे बोला था, जब हमने जो लॉरी बेकर है उनको पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या लिखा था कि उनको यहाँ पर देखिए क्या लिखा था कि गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। क्यों? किफ़ायती घरों की बात करते थे ये। ठीक है, अगर हम उस प्रश्न को यहाँ से समझे तो और बेहतर समझेंगे। देखिए लागत और प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल भवन निर्माण बनाने की एक पॉइंट, देखिए एक पॉइंट आपको मान लीजिए ये मिल गया। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मिल गया जो भारतीय वास्तुकला के ये जो विवेक रक्षक कहे जाते हैं, तो उसमें हम किस तरह से लिख सकते हैं कि इन्होंने जो लागत की बात की, कम लागत की बात की, इसमें पर्यावरण अनुकूल ये एक उदाहरण था। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरह के भवनों के निर्माण पर बल दिया जिसमें आप देखेंगे पर्यावरण को कम क्षति पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने ही समय में 1950 के दशक में ही देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है इन्होंने भवन निर्माण में अपनाने पर विशेष बल दिया। ठीक है, तो उस समय काल में भी उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की थी। इसके बाद देखते हैं इन्होंने
इस्पात सीमेंट की खपत को कम करने के लिए किस पद्धति का निर्माण की बात की, किस अवधारणा को लाया, पूरक स्लैब की बात की, के निर्माण की अवधारणा को यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, केरल की सामूहिक आवास परियोजना हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे इंडियन कॉफ़ी हाउस हो गया, द लिटरेसी हाउस हो गया जो लखनऊ में है। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। आप क्या चाहते हैं मैं ये पॉइंट्स लिख दूँ यहाँ पर? चलिए मैं इसको लिखने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने किसका जो स्वदेशी ज्ञान का इन्होंने उपयोग किया या स्थानीय प्रथाओं का इन्होंने उपयोग किया। यहाँ पर लिख देते हैं स्थानीय, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, स्थानीय प्रथाओं का इन्होंने उपयोग किया। ठीक है, स्थानीय प्रथाओं का उपयोग किया। ए पॉइंट ये हो गया, किसमें, मेन बॉडी में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बी पॉइंट, हमने क्या बताया था इसमें, अभी डिस्कस किया है। बी पॉइंट यहाँ पर हमने बताया था कि इन्होंने किफ़ायती भवनों के निर्माण की बात की, किफ़ायती भवनों की बात की। ठीक है, किफ़ायती भवनों के निर्माण की उन्होंने बात की। पर्यावरण अनुकूल की बात की गई, पर्यावरण अनुकूल यहाँ पर जो है भवन निर्माण किया जाए, पर्यावरण अनुकूल भवन। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है ना, आपने नोट डाउन कर रहे हैं इसको। चलिए फिर नेक्स्ट क्या था, किसमें क्या चीज़ बताई गई थी कि जो किफ़ायती, फिर इसमें भारतीय समाज और संस्कृति की समझ इसमें इनको थी कि भारतीय संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। इसके बाद आप देखेंगे समाज की इनको समझ थी। और हम इसके बाद लिख सकते हैं इसमें कुछ, आप चाहें तो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि केरल की जो आवासीय योजना है उसकी बात मैंने की थी। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ बताया था इंडियन कॉफ़ी हाउस हो गया, या हम कह सकते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ जो त्रिवेंद्रपुरम में है उसकी बात कर सकते हैं। द लिटरेसी हाउस जो लखनऊ में हम उसकी बात कर सकते हैं। वो कुछ मुख्य आप देखेंगे, मुख्य जो है इनके उदाहरण है, इनके द्वारा जो चीज़ें सजेस्ट की गई उन सारे एलिमेंट्स को इन भवनों के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम यदि इसके कंक्लूजन पे आते हैं, हम इसके यदि निष्कर्ष पे आते हैं तो इसको समझ सकते हैं कि कैसे लॉर्ड वेकर ने जो परंपरागत वास्तुशैली का जो उपयोग करते हुए आधुनिकता को जो है थोड़ा सा उसका सहयोग लेते हुए अपनी जो नए भवनों के निर्माण पर बल दिया है। उसमें कहा गया है कि न केवल उन्होंने परंपरागत वास्तुशैली में आप देखेंगे वास्तुकला में आधुनिकता एवं दूरगामी दृष्टिकोण का समावेश किया है, वहीं भारतीय जो वास्तुकला है इसका एक नया रूप और एक नया स्वरूप निकल कर आता है। और हम इसके उदाहरणों के तौर पर अगर देखें तो जैसे अगर ये पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण अनुकूल की, या कहते हैं कि इस तरह से उसका जो घर बनाया जाए ताकि ये किफ़ायती भी हो, तो हम पीएम आवास जो हमारी योजना है उसके आवास योजना जो है पीएम आवास, उसमें देखेंगे कि किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल आवास की वहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इंट्रो में हम इनके बारे में बता सकते हैं क्यों है ये जो विवेक रक्षक की बात की गई है, फिर वास्तुकला विवेक रक्षक में ऐसे क्या चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं, जैसे स्थानीय प्रथाओं का इत्यादि चीज़ें मैं आपको 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ अभी। ठीक है, कुछ भी हेल्प चाहिए उस प्रश्न में लिखने के लिए तो आप यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी बता सकते हैं कि कैसे पहले आधुनिक काल में जैसे जैसे समय आता गया अलग अलग शैलियों के प्रभाव इतने ज़्यादा हावी होने लगे कि कहीं ना कहीं परंपरागत शैलियों का पतन नहीं कहेंगे हम, कम दिखाई देने लगी थी, कम से कम दिखाई देने लगी। तो किस तरह से इन्होंने अपनी सूझबूझ से और अपनी जो है इस तरह के यहाँ पर उदाहरणों के साथ उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रस्तुत की हैं। स्पष्ट हो गया है, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर दें क्या? चलिए समाप्त कर देते हैं और आशा करती हूँ ये प्रश्न आप अपनी तरीके से लिखेंगे और कुछ नए पॉइंट्स ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या उदाहरण है, किन किन शैलियों के क्या उदाहरण है उनको भी देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं और आप सबसे आशा करती हूँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। इसी तरह निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।